हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो BHD 101 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को एक प्रश्न करवा रही हूँ कि पगडंडियों का ज़माना में किस समस्या को दर्शाया गया है। ये जो पिछले साल का शायद पेपर में आया था, 2021 में आया था। ये फरवरी 2021 में पगडंडियों का ज़माना एक किस चीज़ के ऊपर दर्शाया गया, यानी इसमें किस चीज़ की किस समस्या के बारे में हम लोगों को बताया गया है। तो पगडंडियों का जमाना ये एक निबंध है, ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है। यानी कि इसमें व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक क्या करता है, किसी भी एक विषय के ऊपर क्या व्यंग कसता है, उस विषय के बारे में हमें बता भी देता है, जागरूक भी कर देता है, और व्यंग के द्वारा यानी कि हंसी के माहौल में उस चीज़ों के बारे में हमें बता दिया जाता है। जो पगडंडियों का जमाना एक व्यंग निबंध है जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। इस व्यंग्यात्मक निबंध में परसाई जी ने भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर किया, और जो भ्रष्टाचार की समस्या है वो किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में इन्होंने बताया, शिक्षा के क्षेत्र की भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में। जो भ्रष्टाचार है वो समाज में व्याप्त एक बीमारी के समान है, भयंकर बीमारी के समान है। पगडंडियों का जमाना व्यंग शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या पर आधारित है, जो कि नंबर बढ़वाने और पेपर आउट करने से संबंधित है। यानी कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बताया गया कि लोग किस तरह से अपने नंबर बढ़वाने के लिए और पेपर लीक करवाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें बच्चों के अभिभावकों द्वारा उन शिक्षकों से संपर्क किया जाता है जो कि या तो पेपर बनाते हैं या जो पेपर है चेक करते हैं। अभिभावक कभी सीधे तौर पे या फिर कभी किसी परिचित की मदद से उनसे संपर्क कर शिक्षकों तक अपनी सिफारिश पहुंचाते हैं। वैसे तो नंबर बढ़वाना व फिर परीक्षा से पहले क्या पेपर लीक करना है, पेपर के बारे में जानकारी लेना, ये एक जघन्य कहते हैं ना अपराध है, ये एक अपराध है, अनैतिकता है। परंतु कुछ लोग ये काम निसंकोच होकर करते हैं। यह समस्या ना सिर्फ स्कूली स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षा में भी फैल गई है अभी। यानी कि स्कूल में ही बच्चों के अभिभावक के नंबर नहीं बढ़वाते, बल्कि क्या उच्च शिक्षा पे, यानी कि जब बच्चे कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो भी माँ बाप ये रास्ता अपना लेते हैं, पेपर लीक करना या फिर लीक करवाना या फिर जो बच्चों के नंबर बढ़वाना। और ऐसा नहीं कि अभिभावक ही करते हैं, नहीं, थोड़े बड़े होने के बाद तो जो बच्चे होते हैं, जैसे कॉलेज वाले, तो बच्चे भी कर लेते हैं ये चीज़। अगर उनको यही चीज़ वो करते देखते, जैसे अभिभावकों ने बचपन में किया उनके स्कूलों में, तो वो लोग इसे बुरा नहीं मानते हैं। वो बच्चे बड़े होकर वो भी ये चीज़ सीखते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद बच्चे खुद करने लग जाते हैं पेपर लीक करना। यह समस्या ना सिर्फ स्कूली तो स्तर पर बल्कि उच्च शिक्षा में भी पाई जाती है। ऐसे में जो मेहनत करने वाले बच्चे, उनको बहुत आघात पहुंचता है, उनको दुख होता है इस चीज़ से। और हो सकता है ना उनको इतना आघात पहुंचे कि उन्हें ये लगने लग जाए कि जब सब ऐसे कर रहे तो हम भी ऐसे कर लें, आगे जब अगली बार पेपर होगा तो हम भी यही चीज़ करेंगे, हम भी पेपर आउट करने वालों से संपर्क करेंगे, पैसे जुटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यानी वो भी उसी अनैतिकता के रास्ते को अपना सकते हैं, क्योंकि वे साल भर मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर के लिए, कि हाँ भाई हमारे अच्छे नंबर आएंगे, हम रात दिन पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन अच्छे नंबर किसके आते हैं, जो बच्चा पैसा देकर या फिर किसी और तरीके से रिश्वत देकर, और जो शिक्षक से पहले ही संपर्क स्थापित कर लेता है या फिर किसी को पेपर आउट करवा लेते हैं लोग, तो नंबर उसके आते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को परेशानी तो होगी, दुख तो होगा ही, जो क्योंकि वे लोग तो इतनी मेहनत करते हैं, जो मेहनत नहीं करते वे ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास या तो पैसा या पावर यानी कि पहचान है, बस इस वजह से उनको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ क्या बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्ट है तो हो सकता है कि वो और क्षेत्रों में भी भ्रष्ट हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि एक ईमानदार दुकानदार है, उसे किसी न किसी वजह से रिश्वत देनी पड़ जाए। एक महिला है, उसे अगर नौकरी चाहिए तो चरित्र को बेचना पड़ जाए। यानी कि ये समस्या ना छोटे तौर पे शुरू होती है और अनेक क्षेत्रों में व्याप्त हो जाती है भ्रष्टाचार की समस्या। ये सब जो समस्याएं, ये जो समस्याएं ना, ये अनैतिकता पूर्ण होती हैं, ये समाज का पतन कर देते हैं। यानी कि जो लोग मेहनत करते हैं और जब पाते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा, कि बिना मेहनत के जब ये सब कर सकते हैं, तो जो बिना मेहनत करने वाले लोग होते हैं तो वो ये करते हैं, तो मेहनत करने वाले लोग क्या सोचते हैं कि हम भी यही करेंगे, तो ऐसे रास्ते खोजने लग जाते हैं कि जो आसान होता है। फिर उनको अनैतिक हो या फिर वो काम गलत हो, कुछ भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह व्यवहार जाने अनजाने समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। परसाई जी का कहना है कि बच्चों के नंबर बढ़वाना व पेपर लीक करवाना ये सब आम बात हो गई है। अनेक जो अभिभावक या फिर बच्चे होते हैं इसको गलत नहीं मानते, इसलिए वे जब ऐसा करते हैं ना, तो उनको कोई संकोच नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता, संकोच शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती है। और जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं,
परसाई जी के अनुसार जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, उनके कपाल से खून बहते हुए दिखता है, यानी कि जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का मजाक भी उड़ाया जाता है और इनको अपमानित भी किया जाता है। उपयुक्त विवरण से हम समझ सकते हैं कि परसाई जी कृत पगडंडियों का जमाना एक व्यंग्यात्मक रूप से समाज में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को चित्रित करता है, भ्रष्टाचार की समस्या को दर्शाता है। तो ये आपका एक जो पगडंडियों का जमाना है वो प्रश्न हो गया कि इसमें किस समस्या को दर्शाया गया है, भ्रष्टाचार, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को दर्शाया गया है। यानी कि इसमें आपको क्या दर्शाया गया, इसमें आपको पगडंडियों का जमाना में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त जो बुराइयां हैं या फिर भ्रष्टाचार है उसको बताया गया है। अभी एक और प्रश्न था मेरे पास, वो मैंने क्या था कि पिछले साल का मैंने देखा था, ये कहा है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है वो बताइए। तो एक साइड मैंने नाटक है, एक साइड एकांकी। यानी नाटक क्या है, नाटक की पृष्ठभूमि और कथानक विस्तृत होता है, यानी कि बड़ा होता है, फैला हुआ होता है। और एकांकी होती है उसकी पृष्ठभूमि या फिर कथानक के विकास का, विस्तार का अवसर नहीं रहता। यानी कि जो एकांकी होता है ना वो सिर्फ एक ही घटना के ऊपर आधारित होता है, तो वो छोटी सी होती है, तो उसमें हम कुछ जोड़ के उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी कि उसको कथानक का विस्तार नहीं कर सकते। और जो नाटक होता है उसको विस्तार कर सकते हैं, यानी कि एक कहानी फिर उसके आगे कुछ और जोड़ दिया, कुछ और जोड़ दिया, जैसे ये टीवी सीरियल्स होते हैं, तो इसमें एक ही टॉपिक के ऊपर क्या कुछ 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 जोड़ के कितने दिनों तक चला देते हैं। तो ये नाटक होता है। एकांकी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर आधारित, एक घटना के ऊपर आधारित होती है, छोटी सी होती है। नेक्स्ट है, नाटक में जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया जाता है, कि हमारे जीवन के अलग अलग जो पहलू है ना सारे दिखा दिए जाते हैं नाटक के अंतर्गत। और एकांकी में जीवन के किसी एक ही पक्ष को लिया जाता है, एक ही पक्ष को, सिर्फ एक ही चीज़ को। जैसे किसी की शादी ले ली तो बस उस शादी का समारोह रहेगा, उसी के इर्द गिर्द एक छोटा सा एक उस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा, तो वो एकांकी हो गया। वो हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, या फिर घर परिवार हो गया, नौकरी हो गई, वो सारे के सारे विषय किस में लिए जाते हैं, नाटक के अंदर लिए जाते हैं। नाटक के पात्रों की संख्या अधिक हो सकती है और एकांकी जो है उसमें कम से कम पात्र रखे जाते हैं, क्योंकि अब जो छोटा है तो कोशिश करेंगे ना कि कम से कम शब्दों, कम से कम टाइम में लोगों तक पहुंचा सके अपनी बात, वो एकांकी होती है। और नाटक है उसमें अब काफ़ी क्या नए नए किरदार आते रहते हैं, नए नए जो अभिनेता होते हैं ना वो ऐड होते रहते हैं, तो इनमें पात्रों की संख्या अधिक भी हो सकती है और एकांकी में जितना हो सके उतना कम रखा जाता है। नाटक में मुख्य घटना के साथ अवान्तर प्रसंग भी हो सकते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ना कि नाटक चल रहा है तो ऐसे दिखाते हैं कि 2 दिन पहले की कोई बात होती है, हमें लगता है अच्छा ये सीन कहाँ से आया, तो पीछे वो लोग सोच रहे होते हैं कि 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद इन्होंने ये सोचा, तो इस वजह से ये अभी बात इस तरह से कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में वो 4 दिन पहले की बात भी हमें दिखा सकते हैं, अवान्तर प्रसंग भी हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में ऐसे प्रसंगों से बचा जाता है, एकांकी में ये सब नहीं कर सकते हैं। नाटक में किसी विचार को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, कि बढ़ा एक चीज़ को अच्छे से बताया जाता है, उसके हर पहलू के बारे में जानकारी दे दी जाती है। एकांकी में विचारों को संकेतों द्वारा रखा जाता है, विचारों संकेतों द्वारा रखते हैं, विस्तार से प्रस्तुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, नाटक के स्थान और काल की सीमा का विस्तार हो सकता है। नाटक जैसे अभी कहीं पे है, दूसरी थोड़ी देर के बाद दूसरा किरदार या कोई और आ जाएंगे तो दूसरी लोकेशन भी दूसरी आ जाएगी, कहानी है यहाँ से वहाँ चली जाती है। और एकांकी समय और स्थान के वहीं रहता है, उसे समय व घटना के विस्तार के अवसर उसमें नहीं रहते। संक्षिप्तता एकांकी के लिए आवश्यक है, यानी कि जितनी छोटी होगी एकांकी वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है, तो एकांकी के लिए छोटा होना आवश्यक चीज़ है। तो ये कुछ अंतर थे जो कि नाटक के उलट एकांकी में होते हैं, कि बड़ा होता है और एकांकी छोटी होती है। इसमें कई पहलू, जिंदगी के कई पहलू बताए जाते हैं, एकांकी में एक पहलू। पात्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं नाटक में, एकांकी में जितना हो सके उतने कम, है ना। तो ये चीज़ें नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ये भी एक प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।